हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू टू डिस्कस लॉ कॉन्सेप्चुअली। और आज की वीडियो में मैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगी। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र। उससे पहले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टी। ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। नहीं देखा है आपने तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोज़ को भी चेक करिए। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। जब मैंने आपके साथ सेक्शन 5 डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ट्रांसफर होता है तो वो एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को होता है। मतलब कि अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को देना चाहती हूँ, चाहे बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ लीज, बाय वे ऑफ गिफ्ट, किसी भी मोड से, तो मैं आज लिविंग पर्सन हूँ और मैं दूसरे लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। वही ट्रांसफ़र टीपीए में डील होगा। लेकिन हम अनबॉर्न पर्सन को भी, यानी कि ऐसा पर्सन जो आज की डेट पर एग्जिस्टिंग नहीं है, मैं उसको ट्रांसफ़र कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, और अगर कर सकती हूँ तो ऐसी कौन से कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना होगा। इसी चीज़ को हम डिस्कस इस वीडियो में करेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा सेक्शन 13 एंड विच हैज़ टू बी रेड विद सेक्शन 14। ऑल्दो सेक्शन 14 को मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं करूंगी, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, आप उसको देख लीजिएगा। इसमें हम सेक्शन 13 को डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन। अच्छा, सबसे पहले तो पॉइंट ये उठता है कि भाई अनबॉर्न पर्सन कौन है। अनबॉर्न पर्सन सिंपल है, जो आज की डेट में पैदा नहीं हुआ है, द पर्सन हु इज नॉट बॉर्न टुडे। व्हाट अबाउट अ पर्सन हु इज कंसीव्ड? अभी पैदा नहीं हुआ है लेकिन कंसीव किया जा चुका है, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे? उसको भी हम अनबॉर्न पर्सन ही कहेंगे। ठीक है, तो पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस टुडे और अ पर्सन हु हैज बीन कंसीव्ड बट येट नॉट बर्थ टेकन बर्थ, वो भी अनबॉर्न पर्सन ही कहलाएगा। ठीक है, एक रूल और मैं आपको टीपीए का बता दूं। देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो है उसका एक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि प्रॉपर्टी कभी भी ओनरलेस नहीं रह सकती है, नॉट इवन फॉर एन आवर। एक घंटे के लिए भी प्रॉपर्टी जो है ना वो ओनर के बिना नहीं रहेगी, कोई ना कोई तो उसका ओनर होगा ही होगा। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हम ये पढ़ लेंगे उसके बाद ये पॉइंट जो है रेलेवेंस में आएगा। लेकिन याद रखिएगा इस पॉइंट को, प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन ओनरलेस, कोई ना कोई उसका ओनर होना जरूरी है। एक घंटे के लिए भी प्रॉपर्टी बिना ओनर के नहीं हो सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने सेक्शन 13 जो है उसकी डेफिनेशन जो वहाँ पे दे रखी है हमें बैरक में, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है, विच इज टेलिंग अस कि ट्रांसफर फॉर बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। इसके लिए क्या होगा, इसमें से हम की पॉइंट्स हाईलाइट कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? वेयर ऑन अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन इज क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, जो पर्सन आज एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब कि वो अनबॉर्न है, एट किस दिन अनबॉर्न है? एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर। जिस दिन ट्रांसफर किया जा रहा है उस दिन आप किसी ऐसे पर्सन को ट्रांसफर कर रहे हो जो एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब कि जो अनबॉर्न पर्सन है। नॉट इन एग्जिस्टेंस मतलब पर्सन हु इज अनबॉर्न। ओके, सब्जेक्ट टू द प्रायर इंटरेस्ट। अभी इतना ही पढ़ते हैं, नीचे का अपन लोग पढ़ लेंगे। नीचे हमें वो दे रखी हैं, चलो मैं मार्क कर ही देती हूँ। क्रिएटेड बाय अ सेम ट्रांसफर, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ such person shall not take effect unless it extend to the whole of the remaining interest of the transferor in the property, unless it extend to the whole of remaining interest। ठीक है, अब ये मैंने पॉइंट्स जो है वो कुछ हाईलाइट कर दिए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और हमें समझ में आ जाएगा कि ये सेक्शन हमें क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले मैंने ये तो ऑलरेडी आपको बता दिया, हु इज़ अनबॉर्न पर्सन। ठीक है, ये पता है आपको अब, जो पर्सन पैदा नहीं हुआ है या कंसीव किया जा चुका है लेकिन पैदा नहीं हुआ है, दोनों ही पर्सन क्या कहलाएंगे? अनबॉर्न पर्सन कहलाएंगे, नॉट इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, फिर अपना आता है, हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे। मैंने क्या लिखा है? सेक्शन 13 इज नॉट एक्सेप्शन टू सेक्शन 5। देखिए 13 अगर हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सेक्शन 5 को साथ में लेके चलना पड़ेगा। सेक्शन 5 मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसको पहले देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
सेक्शन 5 ये कहता है कि हम एक लिविंग टू लिविंग पर्सन को ही ट्रांसफर कर सकते हैं, वही ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा। क्या कहता है सेक्शन 5? क्या कहता है वो ये कहता है कि जब एक लिविंग पर्सन दूसरे लिविंग पर्सन को ट्रांसफर करेगा तभी वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कहलाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पर तो हम एक अनबॉर्न को ट्रांसफर कर रहे हैं, मीन्स हम एक लिविंग से नॉन लिविंग को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर या तो सेक्शन 13 सेक्शन 5 का एक्सेप्शन हो गया, या हम कहेंगे भाई सेक्शन 5 का सेक्शन 13 एक्सटेंशन है। अब ये एक्सेप्शन है या एक्सटेंशन, इस बात को अपन लोग देख लेते हैं। अपेरेंटली आपको लगेगा क्योंकि जनरल रूल क्या है, लिविंग टू लिविंग पर्सन ही ट्रांसफर हो सकता है, और यहाँ लिविंग टू नॉन लिविंग हो रहा है, मीन्स ये एक्सेप्शन हो गया। बट सेक्शन 13 इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5, रादर सेक्शन 13 इज एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 5। हाउ? कैसे? सेक्शन 5 जो है ना वो डायरेक्ट ट्रांसफर की बात कर रहा है, मतलब अगर मैं आज की तारीख में किसी को ट्रांसफर करूंगी ना तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिविंग पर्सन को ही कर सकती हूँ। मतलब सेक्शन 5 इज टॉकिंग अबाउट दी फर्स्ट ट्रांसफर। अगर पहला ट्रांसफर होगा दैट शुड बी डन बिटवीन लिविंग टू लिविंग पर्सन, ठीक है। लेकिन सेक्शन 13 जो है फर्स्ट ट्रांसफर की बात नहीं कर रहा है। अगर आज की डेट पे मुझे किसी अनबॉर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो आई कैन नॉट ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अनबॉर्न डायरेक्टली। मतलब कि मैं अपने लिख दूं गिफ्ट में कि भाई मैं आज की डेट में, लेट्स सपोज आज 1 जनवरी है, आज 1 जनवरी है, ठीक है, और मैंने गिफ्ट अपनी मूवी प्रॉपर्टी का किया और मैंने कहा कि मेरे बेटे के बच्चे अभी तो हुए नहीं है, ठीक है, तो मैंने उसमें लिख दिया कि भाई मेरी ये प्रॉपर्टी मैं मेरे बेटे के बच्चे जब होंगे उनको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ। आई कैन नॉट डू दैट, रीजन बीइंग, इसका आप लॉजिक समझिए। 1 जनवरी है आज एंड दिस इज मी और ये मेरा बेटा है, सन, ठीक है। हम दोनों लिविंग हैं, लेकिन सन के जो बच्चे हैं वो अनबॉर्न हैं। बच्चे एक है, 2 है, 4 है, जो भी, तो जो वो अनबॉर्न है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर प्रॉपर्टी आज की डेट पे, आज 1 जनवरी को अगर मैं डायरेक्टली एक अनबॉर्न को ट्रांसफर करती हूँ, ठीक है, डायरेक्टली मैंने अनबॉर्न को ट्रांसफर किया, तो मैंने आपसे क्या कहा कि प्रॉपर्टी कभी भी ओनरलेस नहीं रह सकती, नहीं रह सकती ना। लेकिन अगर मैं आज की डेट में अनबॉर्न को ट्रांसफर कर रही हूँ, गिफ्ट कर रही हूँ, तो फिर प्रॉपर्टी किसके पास है? लाइक अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा या नहीं होगा, वी डोंट नो। लेट्स सपोज अनबॉर्न पर्सन बॉर्न आफ्टर 20 years, आफ्टर 20 years दिस अनबॉर्न पर्सन टेक्स बर्थ, ठीक है, तो 20 साल के लिए प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी? कौन होगा उसका ओनर? नो वन। मैंने तो गिफ्ट कर दी, मेरी ओनरशिप तो बाय वे ऑफ गिफ्ट आगे ट्रांसफर हो गई, लेकिन किसको हुई पता नहीं, ठीक है, होगा नहीं होगा, कब होगा, वी डोंट नो अबाउट इट। तो ऐसी अनसर्टेनिटी में कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होती है। मैंने आपको पहले ही बताया कि टीपीए का यूनिवर्सल रूल है वो ये कि प्रॉपर्टी किसी एक दिन के लिए भी बिना ओनर के नहीं रह सकती है, ठीक है। तो डायरेक्टली अनबॉर्न को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और ऐसा हमें सेक्शन में भी दिया हुआ है। सेक्शन में क्या दिया हुआ है देखो, लिखा हुआ है ना, यहां पर भी देखिए, एन इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड, क्या लिखा है? फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। यहां पर ये ऐसे भी तो लिख सकते थे ना, इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर, और ये वाली लाइन यहां लिखते, सीधा लिखते, इंटरेस्ट देयरइन इज क्रिएटेड फॉर पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस, है ना। अगर ये ऐसा लिखते दैट मीन्स कि एक लिविंग से नॉन लिविंग को हम डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। इन्होंने क्या लिखा है? तो सेकेंड, इन्होंने क्या लिखा है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ, और नीचे देखिए क्या लिखा है, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट, ठीक है। दो चीजें समझ में आई हमें, हम अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं लेकिन उसके बेनिफिट के लिए करेंगे। बेनिफिट के लिए कैसे करेंगे मैं अभी आपको समझाऊंगी। और सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट, मतलब पहले एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने
यहाँ पे किया, जे से आया बेटे पर, सन के पास, और सन से आएगा अनबॉर्न पर्सन के पास। तो जो एस है यहाँ पर, ये कौन हुआ? ये प्रायर इंटरेस्ट हुआ, ठीक है। और अनबॉर्न पर्सन जो हमारा हुआ वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर हुआ। अनबॉर्न का जो ट्रांसफर हुआ ये क्या हुआ? ये हुआ सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, ये हुआ प्रायर इंटरेस्ट। तो अब चलता कैसे है? मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं पहले प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम पर करूंगी और उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी वो उसके बच्चों के पास जाएगी, जो कि आज की डेट में अनबॉर्न है। तो हुआ क्या? प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं रही, पहली चीज, क्योंकि एक और सेक्शन 5 भी कंप्लीट हो गया, लिविंग से लिविंग ट्रांसफर हो गया, दैट इज प्रायर इंटरेस्ट। जे से एस बोथ आर लिविंग टुडे, ठीक है। तो लिविंग से लिविंग हो गया और प्रॉपर्टी भी ओनरलेस नहीं हुई। और फिर जब बच्चे होंगे तो वो प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। तो यहाँ पर क्यों एक्सेप्शन क्यों नहीं है सेक्शन 13? क्योंकि सेक्शन 13 is not talking about the prior transfer, it is talking about the subsequent transfer। और सेक्शन 5 is talking about the प्रायर ट्रांसफर कह लो या आप फर्स्ट ट्रांसफर कह लो, ठीक है। क्या कहा मैंने? सेक्शन 5 जो है वो हमारा प्रायर ट्रांसफर की बात कर रहा है, विच शुड बी बिटवीन लिविंग टू लिविंग पर्सन। और सेक्शन 13 जो है वो बात कर रहा है सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की, ठीक है। दैट शुड बी लिविंग टू लिविंग एंड देन टू अनबॉर्न, ठीक है। ये लिविंग टू लिविंग, ये अपना होगा प्रायर इंटरेस्ट, जो हमें सेक्शन में भी लिखा हुआ है ना, सब्जेक्ट टू प्रायर इंटरेस्ट, मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। तो अनबॉर्न का जो ट्रांसफर होता है वो इसी तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि सेक्शन 13 सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की बात कर रहा है। विद दिस वी कैन से दैट सेक्शन 13 इज नॉट एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 5 बट द एक्सटेंशन ऑफ सेक्शन 5, ठीक है। तो इससे हमें ये चीज समझ में आ गई कि भाई अनबॉर्न को जो ट्रांसफर होता है दैट शुड ऑलवेज बी फॉलोड विद द प्रायर इंटरेस्ट। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हमने डायरेक्टली अनबॉर्न को प्रॉपर्टी दे दिया, अगर ऐसा प्रोविजन होता, तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो क्या हो जाती? ओनरलेस हो जाएगी, जब तक अनबॉर्न पर्सन पैदा नहीं हो जाता। एंड दैट कैन नॉट हैपन, ठीक है। इसलिए रूल क्या है कि एक प्रायर इंटरेस्ट के साथ अनबॉर्न के पास जाएगा। अब इसको जो प्रायर इंटरेस्ट है ना, हम इसको ट्रस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। बेनिफिट कैसे हो रहा है भाई? मैं अल्टीमेटली प्रॉपर्टी किसको देना चाहती हूँ? अनबॉर्न को देना चाहती हूँ, ठीक है ना। आई हैव टू गो विद द प्रोसीजर, मतलब मैंने प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट किया, जब तक अनबॉर्न पैदा नहीं होते हैं तब तक वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे के पास में रहेगी एज अ ट्रस्ट, ठीक है। ही विल बी द ट्रस्टी ऑफ द प्रॉपर्टी, ही कैन नॉट सोल दैट प्रॉपर्टी। उसके फेवर में क्या क्रिएट हुआ? एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट, ठीक है। ही इज नॉट द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही विल एंजॉय द प्रॉपर्टी लाइक ओनर, बट ही इज नॉट द एक्चुअल ओनर, क्योंकि वो उसको डिस्पोज ऑफ का राइट उसको नहीं मिला। एक ओनर के पास क्या क्या राइट होते हैं? टाइटल का होता है, उसके पास पोसेस एंड इंजॉय का राइट होता है, ठीक है। उसके पास डिस्पोज ऑफ का राइट होता है। तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे को, यानी लिविंग से लिविंग पे जो जा रहा है, वो ये वाला राइट जो है वो पास नहीं हो रहा है, नॉट पास, क्योंकि उसके फेवर में सिर्फ और सिर्फ लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करी गई है। जब ये इसके बाद क्या होगा? अनबॉर्न के पास जाएगा तो इसके पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट आएगा। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंडीशन कि अनबॉर्न को हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ही जाना चाहिए। ये बात मैं कैसे कह रही हूँ? यहाँ पे दो बातें लिखी हुई हैं जिससे हमें ये बात क्लियर हो रही है। एक तो ये फॉर द बेनिफिट ऑफ, अनबॉर्न को बेनिफिट के लिए हम ट्रांसफर करें, तो बेनिफिट कैसे जाएगा? जब तभी तो जाएगा ना जब पूरा जो भी कुछ मेरे पास है, वट एवर आई एम हैविंग टुडे, कंप्लीटली ट्रांसफरिंग टू दी अनबॉर्न, तभी तो उसका बेनिफिट है। तो वो बेनिफिट के लिए ट्रांसफर हो रहा है। मोर ओवर यहाँ पर क्या लिखा है? क्या लिखा है यहाँ पर देखिए, सच पर्सन शैल नॉट, नहीं, द इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ सच पर्सन मतलब अनबॉर्न पर्सन, shall not take effect unless it extend to whole of the remaining interest of the transferor in the property। मतलब जितना भी मेरे पास है, whole of the interest जो मेरे पास है, वो आगे पास ऑन नहीं होगा, तब तक वो ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें दो चीजें मिल गई हैं, एक तो ये
कि सेक्शन 13 इज नॉट एक्सेप्शन बल्कि क्या है, वो एक्सटेंशन है, क्योंकि सेक्शन 5 प्रायर इंटरेस्ट की बात करता है, सेक्शन 13 सब्सिक्वेंट ट्रांसफर की बात करता है। अनबॉर्न कौन है, हु इज अनबॉर्न, ये भी क्लियर हो गया। व्हाट द बेनिफिट ऑन अनबॉर्न पर्सन, हमें मतलब एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है, और विल बी सब्जेक्ट टू दी प्रायर इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं रह सकती, ठीक है। तो ये दो एसेंशियल हमें एलिमेंट्स मिल गए। मैंने एसेंशियल्स में देखिए हमने दो सब पढ़ भी लिए, प्रायर वाला पढ़ लिया, हमने एब्सोल्यूट इंटरेस्ट भी पढ़ लिया। क्योंकि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट क्यों देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखा है, जो ट्रांसफर होना है अनबॉर्न को वो उसके बेनिफिट के लिए होना है, इंपॉर्टेंट है, बेनिफिट के लिए करना है, तो हमारे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ मुझे आज उसको देना पड़ेगा आज ही के दिन, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट हो गया। फिर सेम ट्रांजैक्शन, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है विद अ सेम ट्रांसफर। सेम ट्रांसफर का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आज ओनर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी ए को, ए के बाद करी अनबॉर्न को, ठीक है। ये पूरा ट्रांसफर जो है वो सेम डॉक्यूमेंट से होना इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पहले ओ ने ए को दे दिया, फिर ए एक डीड बना रहा है और इसने फिर अनबॉर्न को दिया, ठीक है, तो फिर ए लिविंग हो गया और ये अनबॉर्न हो गया ना, लिविंग टू नॉन लिविंग हो जाएगा ये, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो वो पॉसिबल नहीं है, ये एक इनवैलिड ट्रांसफर होगा। तो ये जो वैलिड ट्रांसफर है वो ये है, इट शुड बी डन विद अ सेम डॉक्यूमेंट, सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है। लास्ट जो है बर्थ टेकन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ प्रायर इंटरेस्ट, ये भी बात समझने की, देखो लॉजिक पर है। जैसे मान लीजिए कि ओ ने प्रॉपर्टी ए को दिया लाइफ के लिए, ठीक है, और फिर अनबॉर्न को दिया एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली दिया, ठीक है। अब मान लीजिए अनबॉर्न पैदा नहीं होता है और ए की डेथ हो जाती है, ए मर गया, अनबॉर्न नॉट बॉर्न। तो अब एक बात बताओ, जैसे मान लो आज 1 जनवरी थी, ठीक है, 1 जनवरी 23, इसकी डेथ हो गई लेट सपोज 30th व्हाट नवंबर 24 में, ठीक है, अनबॉर्न पैदा ही नहीं हुआ। अगर अनबॉर्न आज पैदा नहीं हुआ है, ए की डेथ हो गई, ए के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट तो था नहीं, इसके पास तो खाली लाइफ इंटरेस्ट था, ही इज नॉट द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। ओनर तो इसको बनना था अनबॉर्न को, जो पैदा ही नहीं हुआ, तो फिर प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी। लेट सपोज अनबॉर्न टेक बर्थ इन 2025, तो यहाँ लेट सपोज ये जनवरी 25 में पैदा होता है, तो भी ये नवंबर है, ये जनवरी 25 है, मैंने आपसे क्या कहा, एक दिन भी प्रॉपर्टी ओनरलेस नहीं रह सकती है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में 3 मंथ्स हो गए, 3 महीने के लिए इस प्रॉपर्टी का ओनर कौन बनेगा, कोई है ही नहीं, नो वन, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कहाँ रिवर्ट हो जाएगी, ये प्रॉपर्टी विल रिवर्ट टू दी ओ, या अगर ओ अगर एग्जिस्टिंग नहीं है, मर चुका है, तो ओज एलआर, ओ के जो एलआर होंगे ये प्रॉपर्टी उनके पास चली जाएगी। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट अनबॉर्न टेकन बर्थ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट, नहीं तो उसका इंटरेस्ट, इसका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। और ये एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, डेथ हमेशा जो होती है वो सर्टेन होती है, और जो बर्थ होती है वो कॉन्टिजेंसी में आती है, ठीक है। हमने अभी तक ये डिस्कस नहीं किया मैंने किसी वीडियो में, आई ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दिस ऑल्सो, लेकिन याद रखिएगा डेथ इज अ सर्टेन, क्योंकि जो पैदा हुआ है वो मरेगा तो सही, कभी ना कभी तो मरेगा। एक जिंदा था ट्रांसफर के टाइम पर, मरेगा तो सही कभी ना कभी, है ना। लेकिन अनबॉर्न पैदा होगा ये हमें नहीं पता, पैदा हो या नहीं हो, वी डोंट नो दैट, ठीक है। तो अनबॉर्न जो बर्थ होती है वो अनसर्टेन होती है, वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट होता है, कॉन्टिजेंसी फुलफिल तब होती है जब बर्थ हो जाती है, ठीक है, वो बर्थ हो जाती है तब वो कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट कन्वर्ट इनटू वेस्टेड इंटरेस्ट। लेकिन डेथ जो होती है वो वेस्टेड इंटरेस्ट में आती है, ठीक है। वेस्टेड एंड कॉन्टिजेंट इंटरेस्ट का पॉइंट है ये, नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, आप उसको देख लीजिएगा, आई ट्राई टू मेक वेल। अभी तो ये समझिए कि अनबॉर्न की जो लाइफ, अनबॉर्न का जो बर्थ है शुड बी टेकन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट, अदरवाइज प्रॉपर्टी ओनरलेस हो जाएगी।
और वो पॉसिबल नहीं है टीपीए के अंदर, तो फिर इट इज, ये हमारी एक असेंशियल इंग्रेडिएंट में आ गया है। ठीक है, तो अनबॉर्न को ट्रांसफर कैसे किया जा सकता है? कैन बी डन ऑलवेज विद द प्रायर इंटरेस्ट। डायरेक्ट हम नहीं कर सकते, लॉजिक आपको पता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, जो भी दिया जाएगा अनबॉर्न को, दैट शुड ऑलवेज बी गिवन एब्सोल्यूट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन पे लिखा हुआ है कि बेनिफिट के लिए हमें अनबॉर्न को देना है, और जितना भी रिमेनिंग है ट्रांसफर के पास वो सब कुछ देना पड़ेगा अनबॉर्न को। ऐसा नहीं करोगे तो ट्रांसफर टू अनबॉर्न क्या हो जाएगा? वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तीसरी कंडीशन, सेम ट्रांजेक्शन सेम डॉक्यूमेंट में वो ट्रांसफर होना चाहिए, अलग अलग डॉक्यूमेंट में नहीं हो सकता। चौथा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रायर इंटरेस्ट, ट्रांसफर जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब सॉरी, अनबॉर्न की जो है वो बर्थ हो जानी चाहिए। ठीक है, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर ट्रांसफर ऐसा हो ना, जैसे ओनर से प्रॉपर्टी गई ए को, फिर गई अनबॉर्न को, और उसके बाद एक और इंटरेस्ट क्रिएट कर दिया, हम इसको भी लाइफ दिया, इसको भी लाइफ दिया, अब इसको लाइफ ही देना पड़ेगा, और इसको हमने एब्सोल्यूट किया। ठीक है, तो ये हमारा वॉइड होगा सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग, ये भी वॉइड होगा, ये वॉइड होगा बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 16। ठीक है, लेकिन ये वाला हमारा वैलिड रहेगा, ये वैलिड रहेगा, ये हमारा वैलिड रहेगा। ठीक है, सेक्शन 16 ये कहता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट सेक्शन 13 और 14 की वजह से वॉइड हो गया तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर भी वॉइड हो जाएगा। वहाँ क्या कहता है? ये सेक्शन 16 कहता है। लेकिन वही सेक्शन 30 ये कहता है कि अगर आपका सब्सिक्वेंट ट्रांसफर अगर वॉइड है, दैट विल नॉट पुट इम्पैक्ट अपॉन दी प्रायर ट्रांसफर। ठीक है, तो ये वॉइड हो गया है, दैट डजंट मीन कि ये वाला भी वॉइड हो जाए, ये वैलिड होगा, ये सेक्शन 30 में वैलिड रहेगा। ए के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट हुआ था, जब ए की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू दी ओ, और अगर ओ भी जिंदा नहीं है तो ओ के एलआर के पास चली जाएगी। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर थोड़ा सा टेक्निकल हो गया और कोई क्वेरी आ गई हो आपके दिमाग में, तो आप अपने मेरे को इसमें कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, आई ट्राई टू आंसर यू। एंड आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कॉन्सेप्चुअली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड स्टे ट्यून्ड। If you like the video, please hit the like button, subscribe my channel, and do not forget to share with your friends. Thank you. Take care. Bye bye.